अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी का अपने ट्वीट में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के हवाले से लिखना है कि उन्होंने इन दोनों बिलों की मंजूरी के लिए दस्तखत नहीं किए क्योंकि वो इससे मुत्तफिक नहीं है। मैंने अपने अमले को बिना दस्तखत शुदा बिलों की मुकर्ररा वक्त में वापसी की हिदायत की ताकि वो मौसर ना हो सकें। मेरे कई बार पूछने पर मुझे बताया गया कि बिलों को वापस भेज दिया गया है, ताहम आज मेरे इल्म में ये बात आई है कि मेरे अमले ने मेरी हुक्मदूली की है। और आज इसी तनाजुर में ऐवान सदर की जानिब से वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी जनाब वकार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश सामने आई है। ऐवान सदर की जानिब से लिखे गए खत में सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस करने और 22 ग्रेड की अफसर हुमेरा अहमद की बतौर सेक्रेटरी सदर मुमलिकत तैनात किए जाने की सिफारिश की गई है। सदर मुमलिकत के हटाए जाने वाले सेक्रेटरी वकार अहमद का भी बयान मंजर आम पर आ गया है। उनका कहना है कि सदर मुमलिकत ने बिलों की तस्दीक की और ना ही मुस्तरद किए। सदर मुमलिकत के ऑफिस से सेक्रेटरी के ऑफिस तक बिल आए ही नहीं। सदर मुमलिकत ने दोनों बिलों से मुतालिक कोई तहरीरी फैसला ही जारी नहीं किया। वकार अहमद ने सदर से दरख्वास्त की है कि वो मामले की इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदारों का तयन हो सके। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 और आर्मी एक्ट 2023 में की जाने वाली तरमीम की मंजूरी के हवाले से चलने वाली खबरों की न सिर्फ तरदीद की बल्कि सदर मुमलिकत के स्टाफ की जानिब से सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का इंकशाफ भी सामने आया। सदर आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद मुख्तलिफ खबरों और तज्जियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का आगाज हो चुका है। कई सियासी रहनुमाओं की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा भी सामने आ रहा है। साबिक वफाकी वजीर खजाना और नून लीग के सीनियर रहनुमा इसाक डार साहब ने अपने ट्वीट में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए लिखा कि अखलाकियात तो ये कहती हैं कि सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए क्योंकि सदर अपना दफ्तर मौसर तरीके और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलाने में नाकाम रहे हैं। सरकारी काम ज़बानी कलामी नहीं बल्कि फाइल्स पर चलाया जाता है और इस पर अमल यकीनी बनाया जाता है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने सदर मुमलिकत के खिलाफ ही इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। सेनेटर रजा रब्बानी का कहना है कि अगर सदर ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जिस तरह सदर मुमलिकत ने दीगर बिलों को वापस भेजा था, इसी तरह दोनों बिल्स को भी वापस भेजना चाहिए था। साबिक वफाकी वजीर दाखिला और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सदर को ट्वीट करने के बजाय मामले की इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। सदर से कोई जबरदस्ती दस्तखत नहीं करवा सकता। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब का सदर मुमलिकत से वजाहत तलब करते हुए कहना है कि सदर बताएं कि उन्होंने बिल पढ़े या नहीं। अगर सदर बिल से मुत्तफिक नहीं थे तो एतराज लगाकर वापस करते। इस तरह बिल अमले के सुपुर्द कर देने की कोई मंतक नहीं। सदर को 24 घंटे गुजरने के बाद यह ख्याल कैसे आया कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं। सदर मुमलिकत के इस्तीफे के मुतालबे के साथ साथ बिलों से मुतालिक आईन पाकिस्तान में हासिल सदर के इख्तियारात को लेकर एक कानूनी बहस का भी आगाज हो गया है। हर कोई सदर मुमलिकत को आइन के आर्टिकल 75 में हासिल इख्तियारात के हवाले से अपनी ही तशरीह कर रहा है। आइन के आर्टिकल 75 की शिक 1 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए पेश किया जाता है तो सदर के पास 10 दिन के अंदर उस बिल को मंजूर करने या उस बिल की किसी भी शिक में तरमीम का कहकर वापस असेंबली को नजरसानी के लिए भेजने का इख्तियार होता है। आइन के आर्टिकल 75 की शिक 2 के तहत सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भेजे जाने वाले बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करके उसकी मंजूरी लेना लाजमी होती है। अगर मुश्तरका इजलास में बिल सदर की भेजी गई तरमीम के साथ या बिना तरमीम के मंजूर कर लिया जाए तो फिर उस मंजूरी के बाद सदर के पास 10 दिन तक इस बिल को मंजूर करने का इख्तियार होता है। और अगर सदर फिर भी इस बिल की मंजूरी ना दें तो ऐसा बिल खुद ब खुद कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन बकौल निगरां वजीर कानून जनाब अहमद इरफान असलम साहब के यहाँ सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है। सदर मुमलिकत की ट्वीट पर रद्द अमल के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरां वजीर कानून का कहना था कि उनकी वजारत सदर की जानिब से बिल वापस मौसूल ही नहीं हुए। मुमलिकत ने की जानिब से ये बिल्स मौसूल नहीं हुए जिसका अंदिया उन्होंने अपने ट्वीट में भी किया है। जो रिसीव नहीं हुआ तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? ऑटोमेटिकली फिर जी ऐसे ही
नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो ऐसे ही एक वाक़े की निशानदेही सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से इस्मा एक खत की सूरत में सामने आई थी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को खत में अपने गुमशुदा बिल का सुराग लगाने के लिए कहा था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अपने खत में लिखना था कि जून 2022 को दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा बिल सदर की मंजूरी के लिए भेजा गया, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून के साथ ऐसा सुलूक पार्लियामेंट की तौहीन के मुतरादिफ है। आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से भी इस सारे मामले पर एक ट्वीट सामने आया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सदर मुमलिकत को आड़े हाथों लेते हुए चंद नुकात उठाए हैं। उनका कहना है कि सदर ने अपने ट्वीट से ये वाजे कर दिया है कि मैंने दोनों बिलों पर कोई एतराज नहीं लगाया। दोनों बिल्स मुकर्ररा 10 दिन में वापस नहीं गए। सदर की इस गलती की वजह से बिल कानून बन चुके हैं। अब लोग इस कानून के तहत सजा पाएंगे और मैं उन मुतासरीन से माफ़ी मांगता हूं। सदर मुमलिकत की जानिब से की जाने वाली ट्वीट पर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। सदर का अपने ट्वीट में कहना है कि उन्होंने बिल पर दस्तखत नहीं किए और अपने अमले को बिलों को वापस भेजने की हिदायत की, लेकिन क्या सदर मुमलिकत ने इस हवाले से अपने अमले को कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी किया? अगर सदर ने अपने अमले को कोई हुक्म दिया था तो राब्ते की वो तमाम दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? सदर मुमलिकत की जानिब से अपने अमले के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक अमल में क्यों नहीं उस तरह से लाई गई, सिवाय अपने जो सेक्रेटरी हैं उनको हटा देने के या तब्दील कर देने के हवाले से जो एक स्टेप लिया गया। बकौल सदर साहब के ये दोनों बिल्स कानून नहीं बने हैं, तो फिर सदर किस कानून के बनने पर माफ़ी मांग रहे हैं? यहाँ ये सवाल भी बनता है कि सदर मुमलिकत ने 27 घंटे गुजरने के बाद इस हवाले से तरदीद क्यों की और इन सवालात के जवाबात कब सामने आएंगे? ये तो बहरहाल कहना कबल अज़ वक्त है, और लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर के लिए इस्लामाबाद में पहली खुसूसी अदालत का क़याम अमल में आ चुका है और दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद जुल्करनैन को इस खुसूसी अदालत का जज मुकर्रर कर दिया गया है। खुसूसी अदालत ने आज से ही अपने काम का आगाज कर दिया और इन कैमरा समात के बाद साइफर मामले की तहकीकात के लिए साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को 4 रोज के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक साइफर केस पे PTI के रहनुमा असद उमर और चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी भी डाल दी गई है और चेयरमैन PTI को जेल में किन हालात का सामना, इस हवाले से भी आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक शफकतुल्लाह साहब की जानिब से तहरीर शुदा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जज साहब ने साबिक वजीर आजम की जानिब से उनकी बैरक से 6 फुट के फासले पर लगे CCTV कैमरे पर तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार देते हुए उन्हें प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दिया है। गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर आईन व कानून जनाब एतजाज एहसन साहब। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एतजाज साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने जो ट्वीट के जरिए ये इंकशाफ किया कि 2 बिल्स, ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल और दूसरा जो पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने स्टाफ को, अपने अमले को ये इसको वापस भेजने की हिदायत की थी अनसाइंड, लेकिन अमले ने उनके अहकामात पर बारहा उन्होंने पूछा भी, कंफर्म भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अमले ने उनकी अहकामात फॉलो नहीं किए और अंडरमाइन किए उनकी विल और कमांड को, जिस पर उन्होंने लोगों से, अवाम से अपोलोजाइज भी किया, माफी भी तलब की। इस बिल की सबसे पहले तो एतजाज साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये कानून बन गए हैं दोनों बिल्स? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। और उसकी वजह मैं आपको मैंने ये आर्टिकल 75 जो कॉन्स्टिट्यूशन का इससे मुतालिक है वो सामने रखा हुआ है, ताकि मैं इंतहाई इख्तिसार से बता सकूं कि क्या इसमें पहले आप क्लॉज 3 आर्टिकल 75 की अगर आपके सामने है जी, तो क्लॉज 3 देखिए, ये कब बिल एक्ट कब बनेगा? इन प्रेसिडेंट हैज assented or is deemed assented to a bill, it shall become law and called an act of parliament. Majlis Shura Parliament. When the president has assented or is deemed assented to a bill, it shall become law and is called the act of. अब assent पहले सेक्शन में आ जाए 75 का, when a bill is presented to the president for assent, the president shall assent to the bill, or in the case of a bill under return the bill to the parliament
is requesting that the bill is specified provision reconsidered that amendment specified जी अब फर्क करो, दोनों काम नहीं, प्रेसिडेंट ना करता है और न भेजता है, फर्क करो। अब क्या ये एक्ट बंद नहीं? क्यों? क्योंकि 3 कहती है एंड द प्रेसिडेंट और इज बीइंग shall become law as called an act of parliament. अब पहली दफा जब प्रेसिडेंट ने कुछ नहीं किया, न लिखा है, न खत है, न कुछ, असेंट नहीं किया। अब आ गए हैं क्लॉज 2। क्लॉज 2 में कहते हैं When the president has returned a bill to the Majlis Shura. हाँ, और जब वापस आता तो मजलिस शूरा पास में उसको पास करती है, तो आखिर 3 लाइन है, एंड द प्रेसिडेंट शैल इंटरेस्टेड dealing with such offense shall seem to have been given. अब पहली जो offense थी, अगर तो offense करके सकते कोई नहीं, वो कहता ठीक है, लेकिन अगर 10 दिन नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो 10 दिन के बाद स्पीकर को फिर लाजिम कि वो मुश्तरका इजलास बुलाए और कहे जनाब ये सदस्य साहब बड़े ठीक है, ये हमारी बात नहीं मानते, आप मुश्तरका इजलास में आप सॉल्व कर कि वो उनको कि वो हमारा फिल्म और जो असेंट, ये जब दूसरी मरतबा सदस्य बिल, तो फिर he shall within 10 days failing it such offense shall be given. अब यहाँ का तो मरना वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो पहला है पहले ठीक, इसके तहत वो 10 दिन गुजर गए, फिर 10 दिन के बाद स्पेंड हो जाए, तो बाकी की जरूरत की क्या है? ये वो ऐसा कानून है जिसमें लेटर डिसएग्री करता है जिस तरह इस आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट में लोग कॉन्शियसली डिग्री करते हैं। कॉन्शियसली बहुत लाइसेंस है, आप किसी इदारे को दे दें कि वो इदारा आपके घर में दाखिल हो जाए और आपने रजिस्ट भी नहीं करना, और वो कोर्ट भी इस्तेमाल कर सकता है और वारंट भी नहीं है, और जो चीज उठा के ले जाना चाहे वहां से ले जाए। ये तो लाइसेंस मार्शल लॉ के वक्त और अंग्रेज के वक्त भी नहीं मिला था। ये जो हमारी पार्लियामेंट को खुद दे गई है। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका मिला है कि उस कोलियन लॉ से हम बचाई जा सके, तो मैं तो अपील करता हूँ सबको, सब एंसर्स को भी, कि ये बात ये लगे सामने, कोई नहीं इस पर ध्यान दे रहा कि जो क्लॉज 3 में है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तब बनेगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तब बनेगा जब When the president has assented. बिल्कुल। एजाज साहब, ये जो आपने आर्टिकल 75(1)(b) जो आपने सब क्लॉज पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा, मेंशन किया गया है कि इन द केस ऑफ अ बिल अदर देन अ मनी बिल, रिटर्न द बिल टू द मजलिस शूरा with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. तो क्या सदर साहब के लिए जरूरी है कि वो बिल जब वापस भेजते हैं तो वो एतराज के साथ भेजें, और ये एतराज जबानी कलामी हो या लिख कर भेजें? नहीं, कोई लिख कर देने की तो कोई चीज ही नहीं। अगर वो असेंटली सदर में, so it will be considered he has not sent it. अब when it is क्योंकि it can't be
डीम्ड टू बी एब्सेंटेड, वो दूसरे मरहले को ही है। डीमिंग क्लॉज दूसरे मरहले, ये दोनों शार्प क्लॉज। यहां बिल एक्ट नहीं, बिल एक्ट कब बनता है? जब when the president has assented or is deemed to have assented right to a bill, it shall become law and be called a parliament. अब यहां सदर इसको पहले मरहले पे can't be deemed, तो लिखा होता नहीं तो भाई। जी, और जो आपने 75 का जो 2 क्लॉज है वो भी पढ़ के आपने बताया कि जहां पर दूसरे स्टेप के लिए भी उनको अप्रूवल चाहिए जॉइंट सिटिंग से ऑफ द पार्लियामेंट, जिसके बाद सदर साहब फिर जो है वो दोबारा स्टेप लिया जाएगा उनकी जानिब से। बट एजाज साहब, अगेन ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ गई। आपने जिस तरह गुफ्तगू के आगाज में कहा कि ये कवानीन नहीं बने, ये बिल्स लॉ नहीं बने, और इसी के तहत, इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आज मुल्क की पहली स्पेशल अदालत इस्लामाबाद में कायम कर दी गई है, और अपेरेंटली यही कहा जा रहा है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उनको इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। अरे दीदी, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर पे लगा रहे हैं ना, ये भी एक मजाक है, बहुत मजाक है। आपको पर मालूम है कि कोई भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अंडर द लॉ, उसको डिक्लासिफाई करने का किसको इख्तियार है? ये अगर ओथ ही देखे ना, जो ओथ प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन, और ये मैं आपको बता दूं कि इख्तियार ये डिक्लासिफाई करने का इख्तियार ही प्राइम मिनिस्टर का है। अब प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो सारा साइफर की कॉपियां सारे मुल्क में बांट दे, और उसको कोई इसमें कोई उसको नहीं कर सकता। हाँ, पॉलिटिकली उसको नुकसान हो सकता है, पॉलिटिकली कि आपने एक बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट कर दिया, बट लीगली the oath that the prime minister takes is this, and ये last clause, and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as prime minister, except as may be required for the due discharge of my duties as prime minister. Now, if a prime minister receives a cipher from a senior foreign service officer in Washington, यदि मेरे साथ बात की है एक अमेरिकन बड़े सफारतकार और उसने कहा है कि इसकी हुकूमत हटाओ, तो हम आपके साथ बहुत बुरे हैं। अब उसने जो सुना वो उसने रिपोर्ट कर दिया, उसकी रिपोर्ट इसलिए उसको मानना पड़ता है तो रिपोर्ट उसने नहीं की होगी क्योंकि इस साइफर पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी। राइट, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 दफा बैठी, बिल्कुल, एक दफा इमरान खान ने प्रिजाइड किया, एक दफा शहबाज शरीफ ने प्रिजाइड किया। कमिंग बैक टू प्रेसिडेंट साहब की ये जो बिल से मुतालिक जो ट्वीट थी, बड़े इस पर रिएक्शन भी एजाज साहब सामने गुज़िश्ता रोज से आया और बड़े मुतालबात किए जा रहे हैं कि सदर साहब मुस्ताफी हो जाएं, अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए। यहां तक कि सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने प्रोब की बात की, लेकिन वो कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रोब इस पे जरूर होना चाहिए। आप क्या समझते हैं पार्लियामेंट्री प्रोब काफी है या सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन इन दिस एंड डिसाइड? इसमें है क्या? उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे दस्तखत नहीं है। वो देख लो कागज, इंक्वायरी की क्या जरूरत है? उसमें दस्तखत है कि नहीं है? अगर दस्तखत नहीं है तो उसने कौन सा कोई ये सीक्रेट बड़ा खास सीक्रेट था जिसका इंडिया ने पता लगा के उस कागज को पकड़ के और हमें यूनाइटेड नेशन में एम्बेरस कर देना था? भाई देखो, क्या प्रेसिडेंट ने उस बिल पे दस्तखत किए हैं या नहीं? वेटरन से नहीं किए तब भी ये एक्ट नहीं बनता। हाँ, अगर कर दिए और उसको एंडोर्स कर दिया है, असेंट दे दिए, फिर फर्क पड़ता, फिर वो लॉ बन गया। मगर अगर उसने उसके खिलाफ लिखा है या लिखा ही नहीं, तो 10 दिन गुजरने के बाद वो जॉइंट हाउसेस का शुरू हो जाता है
टाइम वो स्पीकर ने करना है, स्पीकर करके उसके बाद भेजे उसके सदर के पास फिर ये बेवसन चली। राइट। एजाज साहब, कथा कलामी की माफी, लेकिन सदर साहब ने जिस तरह से कहा कि उनके अमले ने अंडरमाइन किया उनके विलन और कमांड को, आज ही खबर सामने आई कि उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो तब्दील उनको कर दिया गया है, नई की अपॉइंटमेंट की बात सामने आ गई है। प्रेसिडेंट साहब के पास अब रेमेडी ऑप्शंस मौजूद क्या है? व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट? President Shah should do nothing. He is the president of Pakistan. He just informed the people मैंने दस्तखत किए थे। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस तो सिर्फ दस्तखत करने या ना करने के नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस तो है कि वो 10 दिन सदर नहीं बढ़ा सकता, इसे सदर नहीं बढ़ा सकता 10 दिन से आगे। तो ये कहना कि सदर ने इसको प्रोग्राम किया है पॉलिटिकली, ये गलत है। सदर नहीं बढ़ा सकता, और सदर यही कर सकता है कि वो उसमें हत्या कभी मेरे दस्तखत नहीं है। और ये कोई राज की बात है कि बिल पे सदर ने दस्तखत किए या नहीं किए, वो पब्लिक ये साइनिंग होती है मेजर बिल्स एंड एक्ट, वो पब्लिक होती है, कैमरे ला के दिखा रहे होते हैं। बिल क्लिंटन या ये डोनाल्ड ट्रंप इस कानून पे दस्तखत, उन्होंने कहा मेरा दस्तखत नहीं है। अब इसमें क्या what is the above criminality is that he should stay, he should remain the president, that's the सदर है, कोई उसको नहीं हटा सकता। It will be an undemocratic act to remove him as president, सिर्फ इसलिए कि वो पार्टी में पावर या उसका नहीं है, प्रेसिडेंट है जब तक उसका। और ये आर्टिकल 44(2) में लिखा है ना जी, तो प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू, ये भी नहीं कि प्रेसिडेंट मे कंटिन्यू, द प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू इन ऑफिस until its successor is elected। ये आप मैंने आज ये किताब रखी ली अपने पास क्योंकि इतने फोन आ रहे हैं। राइट। आपने कहा आर्टिकल 42 एंड प्रेसिडेंट शैल रिमेन एज प्रेसिडेंट, और अपने ओहदे पे जो है जो उनसे मुतालबे भी किए जा रहे हैं, मुतालबात किए जा रहे हैं कि जी वो ओहदे से मुस्ताफी हो जाए। बट एजाज साहब, एक और अहम जो नुक्ता मैं उठाना चाह रही हूँ, आपका जरूर इस पे जवाब चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई और वो दरख्वास्त गुज़िश्ता हफ्ते काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले के खिलाफ जो है उसको चैलेंज करते हुए दायर की गई। 90 दिन में इंतखाबात अगर नहीं होते हुए नजर आएंगे तो ये आइन से इनहराफ और आइन शिकनी के मुर्तकिब कौन कौन होगा? सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे आपके ख्याल में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो प्राइमरी है, उसके बाद जो भी इसमें चलो मुदाखलत या रुकावट डालेगा या चला देगा उस तरफ कि ये डीलिमिटेशन की तरफ चलो। डीलिमिटेशन तो इसको हर वक्त तैयार रहना इलेक्शन कमीशन को। बट पार्डन मी, आई सीक योर परमिशन, मुझे आप ही के पैनल के तो मुझे आंसर है भाई एजाज साहब, क्या आपकी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात से मुबर्रा हो सकती है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में उन्होंने वोट किया फेवर में, लेकिन अब वो कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है डीलिमिटेशन की, लिहाजा आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, ऑल्दो के इसके फेवर में मुश्तरका मफादात काउंसिल में वोट दिया पीपल्स पार्टी ने? वो अगर वहां गलत तो ठीक कर रहे हैं ना, इस वक्त तो ठीक कर रहे हैं, तो सिर्फ फायदा अब कहने का फायदा क्या होगा? आपसे मजीद बड़े पहले से कह रहा हूँ, इस बार 2 मिनट तो कल एक और साहब आ गए टुडे। अरे फल्दी की जो ट्वीट है उसके बाद आई एम मच तो खुदा हाफिज़। राइट, थैंक यू सो मच एजाज साहब, बहुत आपके वक़्त माहिर आईन कानून जनाब एजाज एहसन साहब हमसे बात करे थे और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को अपने ओहदे पे बराजमान रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, और ये बिल्स चूंकि असेंट सदर साहब का इस पर आया नहीं था, लिहाजा ये कानून की शक्ल उन्होंने इख्तियार नहीं किया। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अता तारर साहब। तारर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।
तारक साहब, सबसे पहला सवाल तो ये गुज़िश्ता रोज से जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का आगाज हो चुका है, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने जो ट्वीट के जरिए दावा किया है, जो 2 बिल्स वो कहते हैं कि जी उनके विल और उनके कमांड को फॉलो नहीं किया गया उनके अमले की जानिब से, और आज उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको तब्दील करने के भी हवाले से जो अहकामात जारी हो चुके हैं, खत लिख दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो बिल्स की कानूनी हैसियत क्या है, कानून बन गए आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। देखिए, पहली बात तो ये है कि माजी करीब में सदर ने जितने भी बिल वापस किए उन पर एक नोट लगाया, उनको वापस करने की वजूहात बयान की और बजाते खुद उन पे दस्तखत किए बतौर डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान। अब क्या अमर माने था कि अगर बकौल इनके कि इनके स्टाफ ने वो वापस नहीं किए तो फिर क्या इन्होंने उनको नोट पुटअप करने का कहा? और अगर वो नोट पुटअप नहीं हुआ तो इन्होंने क्यों उससे पहले ट्वीट नहीं किया कि जी मेरा स्टाफ जो है मेरी बात नहीं मान रहा, या सॉरी उन्होंने अपने स्टाफ को सरेंडर क्यों नहीं किया? अब जो किया है ये काम पहले क्यों नहीं किया? और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं उन बिल्स की जिन पे नोट लगा के उनको वापस किया गया था। ये एक आफ्टर थॉट लगता है, ये एक बहानेबाजी लगती है, और मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि जब मीडिया के ऊपर खबरें आ रही थी कि फला बिल जो है वो वापस कर दिए गए हैं, तो सदर मुमलिकत रियासत मुमलिकत से जो रियासती उमूर हैं या उमूर मुमलिकत हैं उनसे इतने बेखबर थे कि वो खबरों का भी नोटिस ना ले सके, और इतनी लाइलमी थी कि 27 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया कि उन्होंने 10 दिन का इंतजार किया और उसके बाद खामोशी तोड़ी। अपेरेंटली उन्होंने सब साइडों को खुश करने की कोशिश की है। वो बतौर तहरीक इंसाफ के एक कारकुन के उन्होंने अपने चेयरमैन को, अपनी पार्टी को खुश करने की कोशिश की है। और वक्त गुजर जाने के बाद देखिए तीन इवेंचुअलिटीज हैं। नंबर 1 कि आप असेंट ग्रांट कर दें और वो बिल कानून की शक्ल, एक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए, जो उन्होंने नहीं किया। दूसरा ये कि आप नोट लगा के वजूहात बयान करके उस बिल को वापस कर दें। तीसरा ये कि आप 10 दिन इंतजार करें जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली कानून की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो उन्होंने खामोशी भी देर से तोड़ी, स्टाफ पर इल्जामात की बुछाड़ और बहानेबाजी भी देर से की। क्या ही अच्छा होता कि 10 दिन के अंदर कह देते कि मैं इनको वापस भेज रहा हूं, ताकि हम सवाल करने में हक बजानिब होते कि आपने अभी तक नोट साइन क्यों नहीं किया। राइट, बट तारक साहब, अगर वो इंतजार कर रहे थे लेकिन असेंट तो फिर भी सामने नहीं आया, एतराज के साथ तो उनकी जानिब से बिल्स जो है वो तो आगे प्रोसीड ही नहीं किए, वो तो कह रहे थे कि रिटर्न कर दिए जाए, तो ये कैसे कानूनी शक्ल, अगेन वही पहला सवाल के कानूनी शक्ल इख्तियार कर गए हैं ये बिल्स? देखें, सदर के पास एक ऑप्शन होती है कि वो बिल को वापस करें, तो फिर वो ज्वाइंट सिटिंग में जाता है, ज्वाइंट सिटिंग के बाद वापस आता है, तो फिर 10 दिन के बाद वो कानून बन जाता है अगर उसको असेंट ना भी ग्रांट करें। अब ऐसी सूरत में कि उसको असेंट भी ग्रांट नहीं की गई, उसको वापस भी नहीं किया गया, रिटर्न भी नहीं किया गया, तो माजी में तो यही होता आया है कि जब 10 दिन गुजर जाते हैं और वो बिल वापस नहीं आता तो वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और आइन के आर्टिकल 75 में ये बात दर्ज है कि शैल डीम्ड टू हैव बिकम लॉ। तो ये डीम्ड टू हैव बिकम लॉ की जो शिक है ये 2 जगह अप्लाई करती है। एक वहां पे जहां जॉइंट सिटिंग से बिल वापस आया हो, रिटर्न होने के बाद, 75(2) जिस बात जो 75 आर्टिकल 75(2) की शिक जो है जी, और जहां पे देखें अगर तो जॉइंट सिटिंग को भेज दिया वापस और जॉइंट सिटिंग से वापस आया और उसके बाद वो 10 दिन आपने वेट किया तो वो कानून बन गया, मगर जहां पे आपने वापस ही नहीं किया, आपने एतराज ही नहीं किया, तो फिर ये कानून में और आइन की रोशनी में ये समझा जाएगा It has deemed to have become law। लेकिन ये कैसे, तारक साहब यही समझा दीजिए कि ये कैसे समझा जाएगा, क्योंकि ये तो आप जो मेंशन भी कर रहे हैं कि जॉइंट सेशन से ये पास होके वापस से सदर साहब के पास आएगा, और सदर साहब अगर वक्त ले लेते हैं या 10 दिन उनके पास हो जाता है तो ये फेलिंग व्हिच सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन, ये तो आर्टिकल 75(2) का हवाला आप दे रहे हैं जो कि एक सेकंड फेज है। और 3 में जहां पर आप बात करें कि अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी है इस पर तो इट इज डीम्ड टू हैव असेंटेड टू अ बिल, इट शैल become a law and called an act of मजलिस शूरा। तो ये तो आर्टिकल 75(3) का हवाला है। अब ना तो सदर साहब ने असेंट इस पर आया है, ना इतराज के साथ उन्होंने वापस भेजा है। आपको नहीं लगता कि आइन भी इस पर खामोश है, क्योंकि नेशनल असेंबली ऑलरेडी नहीं है तो जॉइंट सेशन में तो ये आया ही नहीं? देखिए, पास प्रैक्टिस क्या है?
पास प्रैक्टिस ये, और जब हम कवानीन बनाते हैं तो हम ये चीज सोचते हैं कि ये जब जाएगा तो सदर या इसको वापस करेगा या रख लेगा। अगर सदर इसको वापस करता है लिख के वैलिडली तो ये जॉइंट सिटिंग में चला जाएगा। अगर सदर इसको वापस नहीं करते और अप्रूव भी नहीं करते तो 10 दिन के बाद ये लॉ बन जाता है। आइन के मुताबिक ये पास प्रैक्टिस यही रही है कि जहां पे असेंट भी नहीं है, जहां पे रिटर्न भी नहीं हो रहा, वहां पे वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और माजी में कई कवानीन ऐसे बने हैं। राइट, बट तारर साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन मौजूदा इस आर्टिकल को देखते हुए जो अमेंडेड फॉर्म में भी नजर आता है, उसमें नजर आता है कि 75(1) जो है उसमें तो 10 दिन की बात की जाती है कि अगरचे सदर साहब की जानिब से असेंट आता है बिल पे, या फिर इन द केस जो कि वो 75(1)(b) का जो हवाला दिया गया है, अदर देन अ मनी बिल, सदर साहब जो है वो बिल को वापस कर सकते हैं विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयरऑफ बी रिकंसिडर्ड एंड दैट एनी अमेंडमेंट स्पेसिफाइड इन द मैसेज बी कंसिडर्ड। तो यानी कि 10 दिन वाला हवाला 75(1) में तो यही मौजूद है कि ये दो ही सूरत उनको दी जा रही है कि या वो असेंट कर रहे हैं या वो वापस एतराज के साथ वापस भेज रहे हैं। लेकिन जहां पर दो की जो आपने बात की, और अगर ये माजी में भी अगर ये प्रैक्टिस फॉलो की गई है तो दैट डेफिनेटली इज नॉट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये प्रोविजन जिस तरह कह रही है। अगर 75(3) को आप पढ़ें जी, 75(3) में है कि आइदर ही हैज असेंटेड और ही इज डीम्ड टू हैव असेंटेड। अब डीम्ड टू हैव असेंटेड की देखिए ना क्या सूरत है। एक ये है कि वो पहले 10 दिन के पीरियड में आप खामोश हो जाते हैं, उसको आप वापस नहीं करते, या फिर जॉइंट सिटिंग से वापस आता है और फिर आप खामोश हो जाते हैं। देखिए सदर के पास, सदर कोई मशीन तो नहीं है, सदर कोई खुदा ना खास्ता कोई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बीइंग तो नहीं है कि जो ना असेंट करेगा ना रिटर्न करेगा और फिर भी कानून नहीं बनेगा। देखिए ना, उसकी एक प्रोविजन है कि 10 दिन के अंदर उसने कानून बनना है। डीम क्या है? डीम ये है, और 75(3) को अगर आप पढ़ें तो डीम वहीं पे है जहां पे सदर ने ना असेंट दी ना उसको रिटर्न किया। अगर रिटर्न करते तो और बात थी, असेंट देते तो और बात थी। सदर को किसने रोका था रिटर्न करने से? और उनको पता था, उन्होंने खामोशी 10 दिन के बाद क्यों तोड़ी, बल्कि 12वें दिन तोड़ी जब गैजेट नोटिफिकेशन हो गया। अब उनका, आप देखिए ना, अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी। उनके सेक्रेटरी का लेटर आया है और उसने कहा है कि ना मैंने गफलत बरती, ना सरफे नजर से काम लिया, ना ताखीर से काम लिया, मैंने ये फाइल्स पुटअप कर दी थी। वो आज भी सदारती चेंबर में फाइल्स मौजूद हैं। अब सदर साहब ने ही हैज ट्राइड टू प्ले ओवर स्मार्ट, जो कि उनके ओहदे का मिसयूज भी है, और उनको सदारती ओहदे को इस तरह बेतौकीर नहीं करना चाहिए था। और माजी में कई लॉज हैं जो 10 दिन के बाद लॉ बन जाते हैं, वो फिर वापस आने की शिक और है कि वापस आएंगे तो जॉइंट सिटिंग में जाएंगे। अगर वापस ही नहीं आ रहे तो सदर की खामोशी और इनएक्शन क्या वो उन कवानीन को खत्म कर देगी? और पार्लियामेंट के एक्शन को, यानी एक बिल, ये सिर्फ बिल नहीं है, इसको कौमी असेंबली ने, सेनेट ने पास किया है, और जब 2 हाउसेज ने पास किया है तो सदर की खामोशी इतनी ताकतवर है कि वो इस बिल को खत्म कर देगी। और सदर को लिख के वजूहात बयान करके वापस करना ये रूटीन की प्रैक्टिस है। और जहां वो लिख के वजूहात बयान करके वापस नहीं करते, वहां पे खामोशी के जरिए वो लॉ बन जाता है। पास प्रैक्टिस ये भी रही है। सदर साहब को बहरहाल नोट लगाकर मतलब बिल मुस्तरद करना जरूरी है। देखिए माजी में करते रहे ना, मैं आपको अभी एग्जांपल भी भेज देता हूं जहां पे उन्होंने एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की लॉ को वापस भेजा। बेदरक सा लॉ था, वजूहात बयान की और खुद साइन किए। सेक्रेटरी के साइन नहीं थे, किसी अमले के साइन नहीं थे, खुद साइन करके वापस किया। तो इस बिल को उनको वापस भेजने से किसने रोका था? साइन करने से किसने रोका था? ये बड़ी चालाकी से एक आफ्टर थॉट आया है और उन्होंने तमाम लोगों को राजी करने की कोशिश की है। जी, आपने पहले भी ये कहा कि वो तमाम साइड्स को जो है वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके सेक्रेटरी ने भी कहा कि उनकी जानिब से दोनों बिल्स पे असेंट भी नहीं आया और साथ साथ कोई भी जो तहरीरी हुक्म है वो जारी नहीं किया गया। बट तारर साहब, इस हवाले से इस्तीफे का मुतालबा गुज़िश्ता रोज से ही सदर मुमलिकत से किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर वो कह रहे हैं, सदर मुमलिकत बहरहाल एक बहुत बड़ा मनसब है, हेड ऑफ द स्टेट है, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी विल और उनकी कमांड को नहीं फॉलो किया जा रहा, अमला नहीं फॉलो कर रहा, आपने मेंशन किया गैजेट नोटिफिकेशन भी डेटेड 18 अगस्त सामने आ गया था, इसकी मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए?
और फिर राइट फोरम क्या होगा? बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। और देखें, सदर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके अमले ने उनकी कमांड को फॉलो नहीं किया। इट्स नॉट अ सिंपल मैटर कि जहां पे आप सिर्फ ये कह दें कि अमले ने फॉलो नहीं किया। यानी देखिए ना, मैं एग्जांपल दे चुका, यानी आप बाखबर सदर हैं, आप मीडिया भी देखते होंगे, आप अखबारात भी पढ़ते होंगे, तो जो बिल वापस हुए उनका चर्चा किया, बल्कि सदर ने ट्वीट किए बिल वापस करके कि मैंने फलां बिल वापस कर दिया है, फलां बिल जो है वो रिटर्न किया जाता है। तो इन बिल्स पे खामोशी क्यों थी? और अगर आपकी खामोशी थी तो फिर उन बिल्स पे आपने नोट क्यों लगाए जो रिटर्न किए, उन पे ट्वीट्स क्यों किए? ये बदनीति है और इंक्वायरी तो सदर की होनी चाहिए। और आपके ख्याल में तारर साहब, ये सदर साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से क्यों आपके ख्याल में ट्वीट किया होगा? क्योंकि हर चीज तो उनके ऑफिशियल अकाउंट से आता है सदर मुमलिकत की। देखिए, ये पर्सनल अकाउंट से इसलिए किया है कि उनको पता है कि दाल में कुछ काला है। तो मेरा ख्याल है कि वो सदारती ओहदे को थोड़ी सी ग्रेस उसकी बचाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने बाय गॉड लिख के अगर झूठ बोलना है तो मैं प्राइवेट अकाउंट से ही बोल देता हूं। सरकारी अपने ओथ का, अपने हलफ का इतना भी इनराफ ना करूं कि लोग जो हैं वो बिल्कुल ही मतलब मुझे डिस्कार्ड कर दें और डिसरिगार्ड कर दें। और आखिर में अपने ट्वीट के उन्होंने बहरहाल ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये लॉ का इतलाक जिन जिन लोगों पे होगा तो उनसे माफी मांग के इट्स आल्सो एन एडमिशन दैट इट्स बिकम अ लॉ एंड प्रेसिडेंट इज डेफिनेटली एडमिटिंग दिस फैक्ट एज वेल। बट लास्ट में मैं जो इंक्वायरी के हवाले से आपसे पूछी थी, राइट फोरम, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट फोरम कि ये इंक्वायरी इसकी तहकीकात होए? देखिए, सदर खुद रिलक्टेंट हैं तहकीकात के लिए क्योंकि उन्होंने गलत बयानी की है। उनके सेक्रेटरी का तहरीरी खत आ जाना और इन राइटिंग उसका कह देना कि सदर मुमलिकत झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तो सदर मुमलिकत को चाहिए ना आप सबूत पेश करें। इंक्वायरी तो हो जाएगी, मगर इंक्वायरी से गुरेजा सदर मुमलिकत खुद होंगे। राइट, थैंक यू। हमारा राब्ता मुनक़ता, पर बहुत शुक्रिया तारर साहब। आपने जिस तरह से कहा कि सदर साहब खुद इसकी तहकीकात से गुरेजा होंगे, लेकिन अता तारर साहब ये भी कह रहे थे कि सदर साहब ने तमाम साइड्स को राजी करने की कोशिश की है। ये अपने पर्सनल जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उससे ट्वीट करके वो तमाम साइड्स को राजी और खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद मुल्की माशी मामलात के हवाले से गुफ्तगू होगी। केयर टेकर्स जो इकोनॉमिक पॉलिसीज की कंटिन्यूटी के लिए आए हैं, वो किस हद तक उनके लिए चैलेंजिंग है आगे सिचुएशन, क्योंकि हम IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम में का भी हिस्सा है, और आगे जो रिव्यूज लाइंड अप हैं उसके लिए क्या मुश्किलात वो सामना उसका करेंगे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं मेहताब हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और माशी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं। मेहताब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मेहताब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ तो आपकी जो हालिया आपने जो रिपोर्ट एक और जो आर्टिकल फाइल किया है उस हवाले से आपकी स्टोरी जो थी, जिसमें जीडीपी के, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर जो रिवाइज्ड नंबर के हवाले से, और आपने कहा कि क्वार्टरली नेशनल अकाउंट्स चूंकि पाकिस्तान इज बाउंड फॉर प्रिपरेशन एंड डिसमिनेशन, जो कि IMF के साथ आपने तय भी किया है, उसके मुताबिक आप कह रहे हैं, जो आपके सोर्सेज ने आपको बताया है कि जो प्रोविजनल जीडीपी के ग्रोथ फिगर जो सामने आया था PDM गवर्नमेंट की जानिब से 0.29% का, स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड, उसमें आप कह रहे हैं कि बड़ा ये संगीन हद तक एक मैसिव इसमें मनफी रुझान देखा जा सकता है। देखिए, उस टाइम जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, इसके बारे में रिपोर्ट्स भी छपी थी, और ये बेसिकली ये था कि काफ़ी हद तक उन ग्रोथ के नंबर्स को मालिश करने की कोशिश की गई है। तो उसके नतीजे में जो नेगेटिव ग्रोथ थी उसको पॉजिटिव दिखाया गया, और उस टाइम भी ये आया था और हम सब ने लिखा था कि प्रोविजनल जो नंबर है ये आगे चल के रिवाइज्ड होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये लास्ट फिस्कल ईयर की बात है। लास्ट फिस्कल ईयर की बात है, जब बजट की एक्सरसाइज होती है उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे में ये नंबर आता है। तो उस टाइम में ये पता था जो इकोनॉमी के रिपोर्टर्स हैं हमें कि ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अभी इन्होंने स्लाइटली पॉजिटिव करने की कोशिश की है। अब जो IMF का प्रोग्राम है उसका ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है कि आप क्वार्टरली नंबर्स हम जारी करेंगे, तो उसकी एक्सरसाइज जो है वो जारी है। आप देख लीजिएगा कि ये ग्रोथ जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगी, और कम से कम -1% या उससे ज्यादा माइनस हो सकती है, कम से कम नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी वजह ये है, अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ भी देखें तो आपको कंसिस्टेंटली नेगेटिव जो ट्रेंड है वो नजर आ रहा है।
और उस टाइम जो है वो नेगेटिव दिखाई गई थी, लेकिन इतनी नेगेटिव नहीं दिखाई गई थी। एग्रीकल्चर सेक्टर और बाकी सेक्टर्स के अंदर इस तरह की लाइट फजिंग की गई थी कि जिसके नतीजे में, और एक और मैं आपको बताऊं, आईएमएफ का अगर आप डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें भी नेगेटिव 0.5% उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पिछले साल की ग्रोथ है। तो ये मजीद ऑथेंटिकेट करता है कि जब नंबर्स आएंगे तो चीज फाइनल होगी और सामने आ जाएगी। और मेहताब साहब, आपने चूंकि इसमें मेंशन किया है कि लास्ट फिस्कल ईयर एक्सरसाइज में भी जीडीपी ग्रोथ फिगर जो था फॉर द फिस्कल ईयर 2021 एंड 2022 जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के दौरान नजर आया, वो भी डाउनवर्ड रिवाइज किया गया था 6.12% से 6.10% तक। देखें, इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की गई और थी। प्रेशर्स भी हैं। डेफिनेटली ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो लोग हैं, अगर आप कोई उनसे अंडर ओथ पूछ ले तो वो इस बात को कंफर्म कर देंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि इतना माइक्रो मैनेज किया गया था कि उनसे यहाँ तक मैनेज किया गया कि 2017-18 में अगर हमारी ग्रोथ 6.12% है तो उससे कम दिखाएं और 6.10 पे लेकर जाएं। तो ये बड़ी क्लियरली बात है, मैच करे 2017-18 उससे कम नजर आए। इस हद तक जो है वो मैनेज करने की कोशिश की गई थी। और देखें, बुनियादी तौर पे जी अंडर ओथ उनसे अगर कोई स्क्रूटनी करे और पूछ ले तो ये बात कंफर्म हो सर, जाएगी। ये तो वायलेशन पर ओथ की भी हो गई है। जिस तरह से अगर ये कॉम्प्रोमाइज पर नजर आ रहे हैं कि ये प्रेशर क्रिएट करके अगर ये नंबर फजिंग हो रही है, और टू दिस एक्सटेंट, और आपने जो बल्कि मेंशन ये भी किया है कि 2013 से 18 में ये एक्सरसाइज जो है अबैंडन भी की गई थी क्योंकि ग्रोथ फिगर जो है उस वक्त डिक्लाइन कर रहे थे। मुझे याद है जी कि एक क्वार्टर में जब पाकिस्तान की ग्रोथ का नंबर, मेरे प्रोबेबली 2014-15 की बात है, जब एक क्वार्टर में ग्रोथ का नंबर अच्छा आया था तो दिखाया गया था। दूसरे क्वार्टर में इसलिए पीबीएस को नंबर जारी नहीं करने दिया गया था क्योंकि उस क्वार्टर में ग्रोथ नीचे नजर आ रही थी। तो ये तो होता रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में नंबर्स की फजिंग, इसीलिए आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर। और इसी वजूहात की पे पीबीएस को ये कहा गया था कि हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, लेकिन ये ऑटोनॉमी आपके सामने है। ये ऑटोनॉमी का हाल ये है कि नंबर जो है वो डाउनवर्ड रिवाइज करके प्रेजेंट की जा रहे हैं। और फिर ऐसे में ये जो इतना बड़ा दावा किया था लास्ट हुकूमत ने जाते जाते जुलाई की, आपको याद होगा एक इकोनॉमिक आउटलुक, वो जो रिपोर्ट सामने आई थी इकोनॉमिक अपडेट और आउटलुक की जुलाई 2023 की, उसमें कहा था कि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, स्टर्न डिसीजंस हैं, उनकी वजह से एक सस्टेनेबल पाथ की तरफ मुल्क को इस क्राइसिस से बाहर निकल के एक सस्टेनेबल पाथ की तरफ लेकर चले जाया गया है। वाकई में मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को कंसीडर करते हुए मैं आपको बताऊं, जितने नंबर्स अगर आप कंपैरिजन करें 2013 से 2017-18 के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी के नंबर्स बहुत बेहतर थे। 2013 से लेके 2022 तक जब पीडीएम की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत थी, तो बुरे हुए नंबर। लेकिन इनके जो 17 माह थे, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इनके ज़माने में इन्फ्लेशन को देख लें आप, पाकिस्तान की हिस्ट्री की हाईएस्ट इन्फ्लेशन, ग्रोथ इस फजिंग के बावजूद पाकिस्तान की हिस्ट्री की दूसरी या तीसरी सबसे ज़्यादा कम ग्रोथ, जो कि 1971 के बाद, जो उसके बाद आप देखें तो कोविड के ज़माने में जो है वो ग्रोथ लो हुई थी और फिर इनके ज़माने में हुई, फजिंग के बावजूद स्लाइटली पॉजिटिव हुई। डेट देखें आप, इनके ज़माने में जितना डेट बढ़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बढ़ा। तो इनका दौर कोई सुनहरी दौर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अगर हिस्टोरिक ट्रेंड देखें तो सबसे बुरा दौर था, सबसे बुरा दौर था। बहुत ही वैसे आपने बात निशानदेही भी सही की, लेकिन ऐसे में जहां पर इनकी जो पॉलिसीज रही मेहताब साहब, अब केयर टेकर्स आ चुके हैं, इंटरिम पीरियड के लिए आते हैं, एम्पावर्ड केयर टेकर्स हैं। बहरहाल उसकी कॉम्बिनेशन पे भी मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इसमें बड़े ऐसे क्रेडिबल प्रोफाइल्स की पर्सनैलिटीज इसमें शामिल हैं, इस केयर टेकर का हिस्सा है। बट पॉलिसीज जिन पर हम तनकीद कर रहे हैं, जो फ्लॉड पॉलिसीज साबका हुकूमत की रही है, जिसकी वजह से आज कोई मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो है इस हाल में नजर आ रहे हैं, उनकी कंटिन्यूएशन करेंगी ये केयरटेकर सेटअप, या फिर इनके पास इतना मार्जिन होगा कि वो फिस्कल स्पेस क्रिएट कर सके, या फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं उसमें कुछ तब्दीलियां लेकर आई जा सके? देखिए, बुनियादी तो इनका मैंडेट ये है कि इन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है, और दो उसके अंदर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं इनके सामने। एक तो पहला रिव्यू है जो सितंबर के डेटा की बुनियाद पे बाय एंड अक्टूबर और अर्ली नवंबर होगा, दैट इज वुड बी वेरी क्रिटिकल। और दूसरा जो है वो दिसंबर का रिव्यू होगा, जो कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में होगा। तो ये दो रिव्यूज उन्होंने कंप्लीट करने हैं ताकि हम ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम है फॉर 9 to 10 मंथ्स, इसको ग्रेजुएट करें और एक मीडियम टर्म आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जाएं।
इन्होंने पैच वर्क करना है अगर इनका अरसा जनवरी फरवरी तक है, क्योंकि आइडियली तो एक ही रिव्यू इनके अंडर फॉल होना था 90 डेज में, अगर इलेक्शंस हो जाए और नई हुकूमत ने दूसरा रिव्यू करना था। तो बुनियादी तौर पे तो पहले अरेंजमेंट यही था कि इन्होंने सिर्फ एक रिव्यू कंप्लीट करना है, दूसरा जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आके करेगी तो होगा। लेकिन अभी तक आपको पता है कि उसके बारे में इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी बोल चुका है, पहले कह चुका है कि जनवरी फरवरी तक जो है वो मुमकिन नहीं है। तो लगता ये है कि ये दोनों रिव्यूज इन्होंने करवाने हैं और मुश्किल होगा इनके और ये बड़ा जो है वो क्रिटिकल है कि हम इस प्रोग्राम में कहीं ऐसे ना हो कि लास्ट रिव्यू में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का याद करवाना चाहता हूं आपको कि 8 से 9 माह लगे वो रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ, तो कहीं ऐसा उसी डगर पे हम और उस पर मलबा ज्यादा साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब पे तो बहुत ही मलबा इस चीज का जाता है, सारा दारुद्दम्मादार। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, फिस्कल वो स्पेस क्रिएट होने के लिए डूज एंड डोंट्स इनके लिए क्या होंगे? कॉम्बिनेशन है केयर टेकर्स में, कितना रूम क्रिएट कर सकेंगे, करंट एक्सपेंडिचर, मतलब कहाँ ये स्लैश डाउन कर सकते हैं। और आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते ही वो पॉलिसीज की, पिछली हुकूमत की पॉलिसीज और आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को जो हमने तस्लीम किया है, वो जो पॉलिसीज हैं उसको डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक तो मुझे लगता ये है कि इस टाइम जो सबसे बड़ा इशू है और जिस पे मैं समझता हूँ हमें सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए, वो ये है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर गोइंग टू परसिस्ट, ये कम नहीं होने। आइंदा 3 से 6 माह तक मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आप ये देखें कि इन्फ्लेशन के नंबर्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे या परसिस्टेंस आपको नजर आएगी, उनके अंदर किसी किस्म का डिक्लाइन नजर नहीं आ रहा। आप ये देखें कि ये पीडीएम की जब हुकूमत 16-17 माह जितना अरसा भी रही है, एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है। आप इनकी प्रायोरिटीज का अंदाजा इससे लगाएं कि मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि इन पूरे 16-17 माह के दौरान चंद मीटिंग्स उसकी हुई हैं, हालांकि ये मीटिंग वीकली बेसिस पे होनी चाहिए थी। अब ये प्लानिंग कमीशन के पास इसकी डोमेन चली गई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग करें ताकि प्राइसेस का जो इशू है इसको किया जा सके। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि केयर टेकर सेटअप के दौरान डॉक्टर शमशाद अख्तर और डॉक्टर वकार मसूद पर्सनैलिटीज़ का क्लैश है। वो एक पेज पे आके अपना काम अगर करें तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर वकार जब से एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं, एक दिन वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अपने ऑफिस में आए हैं और अभी तक, आज भी मैंने चेक किया है तो वो अपने ऑफिस में नहीं थे। और कोशिश उनकी मेरे ख्याल में लग ये रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट पे अपना ऑफिस वो बना ले। तो अगर ये एक पेज पे आ जाएं तो बेहतर है। लेकिन डॉक्टर वकार मसूद साहब के बारे में एक बात मैं कर सकता हूँ कि वो IMF के प्रोग्राम को जो कैच है उसको ड्रॉप नहीं होने देंगे, ये कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का एक फ्लॉ भी है, मेरे उस्ताद भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे ऑनेस्टी के साथ बात करनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री के बड़े खिलाफ हैं, उसको सुफोकेट करने की वो बात करेंगे, लेकिन IMF के प्रोग्राम को चलाने की सलाहियत रखते हैं। ये उनकी लेकिन इंडस्ट्रियल अगर सेक्टर को इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा, ग्रोथ फिर आप कैसे यकीनी बना सकते हैं? एट द एंड ऑफ द डे इट वुड बी मेजर चैलेंज। IMF के प्रोग्राम में प्रोडक्टिविटी चाहिए, IMF के प्रोग्राम में आप रह के इंडस्ट्रियल ग्रोथ या ओवरऑल ग्रोथ की तरफ मेरे ख्याल में हमारा कोई इतना वो जाना मुश्किल ही है। अभी अगर हम, उम्मीद तो यही है कि अगले साल के दौरान हम पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री के अंदर तो आ जाएंगे, लेकिन 2-2.5% से ज्यादा की ग्रोथ नहीं होनी। तो क्या हमारी रिलायंस मेजरली फिर फॉरेन इन्फ्लोस पे रहेगी? आई मीन उसके लिए आपने SIFC और ये तमाम चीजें तो एस्टैब्लिश कर दी है। बिल्कुल इनके ऊपर रहेगी, लेकिन आप ये समझें कि अगर SIFC हमारे जो मौजूदा क्राइसिस है उसका सोल्यूशन है, नो, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जरूर है। उसकी वजह यह है कि ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, उसके नतीजे में कुछ फवायद हासिल होंगे। इट विल टेक टाइम, ये आज नहीं होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने इस फिस्कल ईयर के दौरान 23 से 25 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट की सर्विसिंग कर रही है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए ये पैच वर्क यही है कि IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट किया। और आपने कहा कि 3 to 6 मंथ्स आपको ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी ईज ऑफ होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ये परसिस्टेंट या आप ये देखें ना, आपकी ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जरा ऊपर जा रही है, एक तो ये है। फिर पावर सेक्टर इस मुल्क का चैलेंज है। अभी आज मैं देख रहा था कि यूनिफॉर्म टैरिफ की बातें जो है ये कर रहे हैं। टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी का हम लिख के कह के थक चुके हैं, टैरिफ इंक्रीज हल नहीं है। वो बुनियादी स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है जिसके अंदर लीकेजेस को कम किया जाए, क्योंकि जब आप टैरिफ इंक्रीज करते हैं उसके नतीजे में चोरी बढ़ जाती है। तो बुनियादी बात यही है कि ये पानी है, एक बाल्टी के अंदर डाल रहे हैं और नीचे से छेद है, तो
वो पानी कैसे रुकेगा? कभी भी नहीं रुक सकेगा। और ये पावर सेक्टर में आपको एक बात बता दूं, ये पावर सेक्टर या इस हालत में रहेगा या हमारा मुल्क इस हालत में रहेगा, दोनों में से एक चीज रह सकती है। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, हमें ठीक करना पड़ेगा ये। राइट मेहताब साहब, आखिर में इतना बता दीजिए कि आज कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में भी 770 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई। आज रुपए पे मजीद प्रेशर नजर आया 0.45% तक का। ये प्रेशर्स कंटिन्यू और स्टॉक मार्केट में बिलखुसूस इसके मतलब वो ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है? मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और जो प्रेसिडेंशियल उस ट्वीट के बाद जो सूरत हाल है और जो अनसर्टेनिटी है, देखिए जब अनसर्टेनिटी होगी तो उसके नतीजे में उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली आएगा और वो आप देख लें। और दूसरा ये है कि जब तक हम फंडामेंटल्स ठीक नहीं करेंगे तब तक ये जो आपको इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, चाहे मनी मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, उसके अंदर ये रिफ्लेक्शन है उसकी। और वी वर होपिंग कि इंटरम के आते ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आए और जिस तरह से केयर टेकर्स का एक रोल भी है, जो मैंडेटेड उनका रोल है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जो कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बना सके और वो मावनत करें इलेक्शन कमीशन की और एक ऐसी स्टेबिलिटी मुल्क में आए जिससे ऑब्वियसली मईशत पे प्रेशर्स ना नजर आए। बट लेट्स होप जी, दुआ ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेहताब साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। विदर साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में शरीक थे जिन्होंने कहा कि 3 से 6 माह तक अगेन जो प्रेशर्स है अफराते ज़र को भी लेके महंगाई के हवाले से वो जरूर जारी रहेंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।